राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक विज्ञापन पर चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया है। वहीं ईवीएम में गड़बड़ी पाए जाने के चलते पहले दौर के 2 पोलिंग बूथ पर फिर से मतदान होगा। लोकतंत्र में आज हम आपको दिखाएंगे कि केरल में शराब पर पाबंदी क्यों बनती जा रही है चुनावी मुद्दा। इसके साथ साथ चुनाव आयोग की टीम आज चेन्नई में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की चुनाव से जुड़ी सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक विज्ञापन पर पाबंदी, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के इस्तेमाल का आरोप। टीएमसी की शिकायत पर चुनाव आयोग का फैसला। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के 2 पोलिंग बूथ पर फिर होगा मतदान। 11 अप्रैल को मिदनापुर और बांकुरा में डाले जाएंगे वोट। ईवीएम में गड़बड़ी के चलते फैसला। चेन्नई में चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में रखे कई सुझाव। चुनावी तैयारियों का जायजा। चुनाव से पहले केरल सरकार को राहत, मुफ्त चावल योजना से प्रतिबंध हटा। चुनाव आयोग का मंत्रियों विधायकों को कार्यक्रम से दूर रहने का निर्देश। चुनाव आयोग के साथ मिलकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी पेड न्यूज पर निगरानी रखेगा। पेड न्यूज पर निगरानी के लिए पीसीआई ने 5 उपसमितियों का गठन किया है। इन समितियों में काउंसिल के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं। इस सिलसिले में काउंसिल ने असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारियों को जानकारी दे दी है। इसके अलावा पीसीआई ने चुनाव अधिकारियों से पेड न्यूज पर निगरानी रखने के काम में सहयोग भी मांगा है। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। चुनाव आयोग ने बीजेपी के एक विज्ञापन पर पाबंदी लगा दी है। इस विज्ञापन में 14 साल से कम उम्र के बच्चों और शिक्षण संस्थानों का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये नियमों के विरुद्ध है, लिहाजा इस विज्ञापन पर बैन लगा दिया जाता है। चुनाव आयोग का ये फैसला तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर लिया गया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पश्चिम मिदनापुर के 2 पोलिंग बूथ पर फिर से मतदान होगा। 11 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी और छेड़छाड़ पाने की वजह से चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। ये दोनों पोलिंग बूथ विवेकानंद शिक्षा निकेतन और रानीबंद उच्च बालिका विद्यालय में बनाए गए थे। 4 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर वोट डाले गए थे, जिनमें ये दोनों पोलिंग बूथ भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मदारीहाट, आसनसोल और सिलीगुड़ी की रैलियों में उन्होंने कहा कि सत्ताधारी टीएमसी वाम दलों की नीतियां ही आगे बढ़ा रही है। चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ताधारी टीएमसी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि जब भी केंद्र सरकार राज्य के विकास पर चर्चा के लिए बैठकें बुलाती है, ममता बनर्जी उसका बहिष्कार कर देती हैं। मोदी ने मीटिंग बुलाई है, मैं नहीं जाऊंगी। बंगाल का नुकसान हो तो हो, बंगाल बर्बाद हो जाए तो हो जाए, बंगाल के नौजवानों का भविष्य तबाह हो जाए तो हो जाए। प्रधानमंत्री ने टीएमसी और कांग्रेस में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी जब दिल्ली जाती हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष से जरूर मिलती हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने राज्य में वाम दलों की नीतियों को ही आगे बढ़ाया है। 34 साल तक लेप वालों ने जो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश करेगी। लेकिन उन्होंने जो काम किया था उसी को आगे बढ़ाया और बर्बादी ले आए और बदनामी ले आए। नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने परिवर्तन का नारा देकर लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब मां, माटी और मानुष की जगह सिर्फ मौत और पैसे का बोलबाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात असम की। असम में दूसरे दौर के प्रचार में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बरपेटा में रैली की।
उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर पूंजीपतियों से साठगांठ का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहती है। बरपेटा की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर कई तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया। अपनी मर्यादा को भूलकर संविधान को नष्ट करने की कोशिश करता है। हमारे देश की गंगा जमुनी परंपरा को खत्म करना चाहता है। तो वह आखिर वो किस परंपरा को लाना चाहते हैं? वो एक ही परंपरा लाना चाहते हैं, तानाशाही की परंपरा को। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर असम की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने विजय माल्या का नाम लिए बगैर केंद्र सरकार की आलोचना की। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार बड़े पूंजीपतियों का हित साधती है। पूंजीपतियों के हजारों करोड़ के टैक्स माफ कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने का पूरा मौका दे रहे हैं। लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए क्या कर रहे हैं? छोटे कारोबारियों के लिए और उन पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। सोनिया गांधी ने तरुण गोगोई सरकार की प्रशंसा की और उनकी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बीजेपी पर झूठे वादे करने और मतदाताओं को बरगलाने का आरोप भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने असम में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने सूबे में अपने दम पर सरकार बनाने का भरोसा जताया है। गठबंधन समेत चुनाव की रणनीति पर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने। सर, आपकी पार्टी यहाँ 15 साल सत्ता में रही है, लगातार 3 बार, चौथी बार आप लोग फिर सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त है कांग्रेस के खिलाफ। कैसे, क्या स्ट्रेटेजी है? मेरे ख्याल में ये अकेली स्टेट है जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टा है। लोगों को ये लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार जाएगी और कि दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो बिल्कुल पॉलिसी उलट पलट हो जाएगी। जैसे यहाँ असम के अंदर तकरीबन 30,000 करोड़ से की लागत से ज़्यादा उद्योग लगे और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी, और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। लेकिन एनडीए के आते ही वो जो पॉलिसी हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो वो गुस्सा, आक्रोश है नॉर्थ ईस्ट में और असम के अंदर। अब बीजेपी का कहना है कि जो एक तीसरी पार्टी है जो कि मुख्य विपक्षी दल है यहाँ, AIUDF, वो कांग्रेस की बी टीम है और दोनों मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कोई सीधे तौर पर गठबंधन आप दोनों का नहीं हुआ, तो क्या कोई अंडरस्टैंडिंग कहा जाए कि है? नहीं, हमारा भी तो यही आरोप है कि UDF तो बीजेपी की मदद करती है, इसलिए हर जगह कैंडिडेट खड़ी हो जाती है ताकि जो सेकुलर वोट है वो डिवाइड हो जाए और बीजेपी को लाभ होगा। और यही कारण है कि शायद इस दफ़ा UDF को शायद 2-4 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी। वो लोग समझते हैं इस चाल को कि ये वोट बांटने की बीजेपी की एक साजिश है। क्या चुनाव के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो AIUDF के लिए आपके दरवाजे खुले होंगे? मुझे नहीं लगता कि हमको किसी की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपनी टांगों पे, अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और मुझे लगता है कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा सीटें इस दफ़ा कांग्रेस को मिलेंगी। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स वाला मुद्दा है, उसको लेकर बीजेपी और AIUDF दोनों आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये खाली कम्युनल पॉलिटिक्स बीजेपी खेलती है और ये आज से नहीं खेलती है, कई दशकों से खेलती है। और कभी एक रीजन में जहां एक पर्टिकुलर धर्म के लोग बाहर से आए हैं, वहां उस रीजन में वो तब तक जहां वहां पोल खत्म हो जाता है तो तब तक वहां चर्चा नहीं करते। जब दूसरे रीजन में आ जाते हैं जहां मुस्लिम माइनॉरिटी है तो फिर वहां वो बात करते हैं। तो ये बीजेपी का पुराना खेल है और ये कारतूस कई दफा निकल चुका है, अब इसमें कोई दम नहीं है। जी, तो ये थे राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के आला नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो कि कह रहे थे कि आसाम में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन विवेक मतपाल के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी।
असम में सरकार बनाने में AIUDF की कोई भूमिका रही तो वो कांग्रेस के साथ जा सकती है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में पार्टी अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वो सेक्युलर पार्टियों के साथ गठजोड़ करने को तैयार हैं। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की तालमेल से उन्होंने साफ इनकार किया है। सर, आपकी पार्टी ज्यादा पुरानी नहीं है, 10 साल पुरानी है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आप 18 सीटें जीतकर मेन प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी थे विधानसभा में। इस बार भी आप 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नजरिया है आपकी बात? हमारा नजरिया देखिए, हमारी पार्टी को असम में लोगों ने जिस तरीके से एक्सेप्ट किया है और वेलकम किया है, उससे हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने हर किस्म के, हर जाति, हर धर्म के लोगों को 71 सीट्स में मोर देन 32 नॉन मुस्लिम भाई लोग हैं हमारे, औरतें हैं, मर्द हैं, सब मिला के। तो इसलिए हमारी उम्मीद है इस मरतबा हम लोग 40 क्रॉस करेंगे, इसकी हमें उम्मीद है और इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आपने गठबंधन की कोशिश भी की थी, लेकिन सिर्फ JDU RJD के साथ हुआ, तो क्या माना जाए कुछ अनसेड अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस के साथ? नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग हमारा किसी, क्योंकि हमारा पहले ही दिन से हमारा जो मेन प्रिंसिपल था एंटी कांग्रेस, एंटी BJP, वो अपने जगह पे है। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मान रहे हैं कि आपकी पार्टी शायद की टू द पावर, यानी कि आप किंग मेकर के तौर पर उभरें, तो क्या आपके दरवाजे कांग्रेस के लिए खुले रहेंगे? देखिए, आफ्टर इलेक्शन आज कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां तक BJP का सवाल है, क्वेश्चन डज नॉट अराइज, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। एक कांग्रेस के साथ हम डायरेक्ट जा नहीं सकते। 10 साल तक हमने वोटरों को यही कहा है कि हम लोग एंटी BJP, एंटी कांग्रेस। कुछ यहाँ की लोकल पार्टियां इलेक्शन में हवा अगर हमारी तरफ होगी, सेकुलर पार्टियों की तरफ, वो एक दिन भी नहीं लगाएंगे, 10 मिनट में, 15 मिनट में वो टीवी में ये बयान देंगे कि हमने इस गठबंधन को सपोर्ट किया, वेलकम किया। तो मतलब कांग्रेस के लिए फिर भी कहीं ना कहीं दरवाजा शायद खुला रह सकता है। इनडायरेक्ट, देखिए, इनडायरेक्ट कल RJD होती है, JDU होती है, और यहाँ की लोकल पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर वो आगे बढ़ के आते हैं और उसमें कांग्रेस भी आता है, तो वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट नहीं होगा, UDF लेड गवर्नमेंट नहीं होगा, एक गठबंधन की सरकार होगी, और उसके अंदर हम लोगों का बड़ा अच्छा रोल रहेगा। जो एक इलीगल माइग्रेंट्स वाला इशू है, इमिग्रेंट्स वाला इशू है, और BJP ने इस मुद्दे पर अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो वो इस मुद्दे का जड़ से हाल निकालेंगे। यहाँ लोकसभा इलेक्शन हुआ, मोदी जी आए और उन्होंने कहा जैसे ही हमारी पार्टी सत्ता में आएगी हम सारे बांग्लादेशियों को निकाल देंगे। बोलने का अंदाज है उनका, वो अंदाज ही रहा, अंदाज है यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन 2.5 साल उनके तकरीबन हम निकल गए। वो बहुत कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। हमारी पार्टी का क्लियर हुआ है कि हम 21 मार्च 1971 के पहले, एक दिन भी पहले कोई आया होगा वो इंडियन नेशनल माना जाना चाहिए। उसके बाद एक दिन भी बाद कोई आया, ही शुड बी ट्रीटेड एज बांग्लादेशी और एज ए फॉरेनर। और अब बात करते हैं असम के उस छोर की, जिसे देखकर आप यकीनन इस सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी एक ऐसे इलाके की है जो सदियों से शहरों से कटा हुआ है। आलम यह है कि इतने चुनावी शोरगुल के बावजूद भी यहाँ कभी बिगुल नहीं बजा। हालांकि इस दफा यहाँ के बाशिंदों ने अपने हक के लिए एक बीड़ा उठाया है जो हर किसी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आप भी खुद देखिए। कहते हैं कितने भी कठिन हो बाधाओं के ये सिलसिले, हौसला है तो यकीनन मिल ही जाती है मंजिलें। 32 किलोमीटर की दूरी, जंगलों से होता हुआ रास्ता और एक नदी को पार करने की चुनौती। छगांव विधानसभा क्षेत्र के 15 गांव के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। आजादी के 60 से ज्यादा साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यहाँ न तो कभी खादी की आमद हुई और न ही प्रचार के शोर ने कभी यहाँ दस्तक दी। बावजूद इसके अपने मताधिकार को ये लोग बखूबी जानते हैं। अब इनके सामने कोई मकसद है तो वो 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाला पोलिंग बूथ। कोशिश यही है कि 11 अप्रैल को होने वाले दूसरे दौर के चुनाव में ये हिस्सा ले पाएं। लिहाजा रास्ता बनाया जा रहा है। नदी को पार करने के लिए पुल का निर्माण जारी है। हमारा 30-35 किलोमीटर पैदल चल के मतलब वोट देना आना पड़ता है, इसलिए
इस टोलंग अगर नहीं बनाने से हमारा लोग इस नदी को क्रॉस करके वोट देने में बहुत सुविधा नहीं है, इसलिए हम इस टोलंग को बनाने जा रहे हैं। ये पानी जब तक बड़ा होगा हम लोग वोट देने के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश करके हम लोग सोच के सब आदमी निकल के बनों गाँव का आदमी अभी पब्लिक हाथ से ये दलंग को बनाने के लिए हम लोग कोशिश किया। ये तमाम लोग गारो जनजाति से वास्ता रखते हैं और ये सदियों से असम मेघालय बॉर्डर वाले इलाकों में रहते आ रहे हैं। इलाके की बदहाली का आलम यह है कि सड़कें, पुल और रास्ते न होने की वजह से यहाँ के 5 गांव के 850 लोगों ने आज तक मतदान नहीं किया। इस बार हम लोग ने ये ठान लिया कि वो जो 5 गांव है जिसका एक आदमी ने भी अभी भी वोट नहीं दिया, उनके नाम पे और कोई ये कर रहा है, तो वो ये 32 किलोमीटर से लेकर करीब 23 किलोमीटर ये पैदल आकर यही दलंग से क्रॉस करके वोट देने के लिए जाएगा। 15 गांव के बाशिंदे फिलहाल ड्रोन नाम की इस नदी पर पुल बनाने में जुटे हुए हैं। 11 अप्रैल तक इन्हें ये काम मुकम्मल करना है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा न हो कि लोकतंत्र के सबसे बड़े आयोजन में ये लोग फिर से अपने हक से महरूम न रह जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खास नजर केरल पर। केरल के चर्चों ने शराब नीति पर एलडीएफ को अपना रुख साफ करने को कहा है। चर्चों के प्रतिनिधियों ने लेफ्ट से पूछा है कि अगर वो विधानसभा चुनाव जीतते हैं और सत्ता पर काबिज होते हैं तो क्या वो यूडीएफ के शराबबंदी की नीति को बदल देंगे और क्या वो बंद हुए शराबखानों को दोबारा से खोलेंगे। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि एलडीएफ ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया, इसलिए ऐसा लगता है कि उनकी शराब माफियाओं से कोई साठगांठ तो नहीं। चर्चों का कहना है कि वो पूर्ण पाबंदी के पक्ष में हैं, जो फिलहाल यूडीएफ का भी पक्ष है, लेकिन एलडीएफ ने अब तक खुलकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि उन्होंने पाबंदी को कई दफा गलत भी करार दिया। अब ऐसे में चर्च के प्रतिनिधि चाहते हैं कि एलडीएफ इस पूरे मुद्दे पर अपना रुख साफ करे। केरल में शराबबंदी पर बरसों से बहस जारी है। मौजूदा राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि आने वाले 10 साल में चरणबद्ध तरीके से सूबे में शराब पर पूर्ण पाबंदी लगा दी जाएगी। हर पार्टी इस फैसले को अलग अलग तरीके से देख रही है। कोई नीति पर सवाल उठा रहा है तो कोई नीति के तौर तरीकों पर। यही वजह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में शराबबंदी एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरा है। 3.5 करोड़ की आबादी वाला राज्य केरल इस वक्त देश का इकलौता पूर्ण साक्षर राज्य है। हालांकि इसके उलट यहाँ एक और हकीकत है और वो है शराब की धड़ल्ले से होती बिक्री। आंकड़ों पर गौर करें तो केरल में प्रति व्यक्ति शराब की खपत देश में सबसे ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक एक आदमी साल भर में औसतन 8.3 लीटर शराब का सेवन करता है, तकरीबन 25 से 27 बोतल। यही वजह थी कि यूडीएफ सरकार ने अप्रैल 2015 में राज्य में आंशिक शराबबंदी का फैसला लागू कर दिया। फैसले के मुताबिक आने वाले 10 साल में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण पाबंदी लागू कर दी जाएगी और इसी फैसले के तहत निम्न दर्जे वाले 730 शराबखाने अप्रैल 2015 से सरकार अब तक बंद कर चुकी है। दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नीति पर अपनी मुहर लगा दी थी। The overwhelming support of the women towards some sort of curtailment in the liquor. Liquor is not completely banned in the state. The government is the wholesale monopoly. The Kerala State Beverages Corporation sources liquor from various companies and it sells it through its outlets and also gives licenses for bars. केरल में 1984 से शराब की बिक्री केवल सरकार करती है। एक आंकड़े के मुताबिक केरल सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष में लगभग 9,000 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री की। हालांकि साल 1984-85 में शराब बिक्री से हुआ मुनाफा मात्र 25 करोड़ 63 लाख था। आलम यह है कि फिलहाल केरल सरकार को शराब से मिलने वाला सालाना राजस्व उसके कुल राजस्व का तकरीबन 22% है। We will reduce the availability of hard liquor in Kerala by stages. And finally, within 10 years, we have to implement
the total prohibition policy. वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार की शराब नीति पर कई सवाल उठा रहा है। The liquor policy for so far as the LDF and UDF concerned, they are getting a publicity only. They want to have a publicity material. The liquor is not a publicity material. It has to be, this has to be taken care of to implement in the daily life of the whole public. फिलहाल देश में सिर्फ 5 राज्यों बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में कानूनन शराबबंदी लागू है। हालांकि बाकी सभी राज्यों में शराब राजस्व के बड़े हिस्से में शुमार है। एलडीएफ इस तरह की शराबबंदी के विरोध में है, लेकिन आने वाले वक्त में जनता किस पार्टी के समर्थन में होती है और शराबबंदी पर उसका क्या रुख होगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। त्रिवेंद्रम से कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ खुद हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण जुड़ गए हैं केरल की कोल्लम से। हम उनका रुख करेंगे। रविंद्र, हम देखें तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने चुनाव की घोषणा से पहले इशारा जरूर किया था कि वो इस शराबबंदी की नीति की समीक्षा करेगी, लेकिन जिस तरह से चर्च की अगुवाई में जो शराबबंदी समर्थक हैं वो एक तरह से इसका विरोध करने वालों का विरोध कर रहे हैं। माना जाए क्या कि एलडीएफ नफे नुकसान का चुनावी मौसम में आकलन नहीं कर पा रही है फिलहाल? जी देखिए, एलडीएफ की जो नीति है कि शराब के बारे में उनका विचार जो है वो अभी तक स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है। हालांकि सब इंतजार कर रहे हैं जब वो अपना घोषणा पत्र लेकर के आएंगे, लेकिन हमारे जिन एलडीएफ के खासतौर पर सीपीएम के बड़े नेताओं से बात हुई है, चाहे वो कोडारी बालाकृष्णन हो जो सेक्रेटरी हैं स्टेट के, या फिर वीएस अच्युतानंदन और पिनियारी विजयन, सबका मत ये है कि जो फिलहाल जो नीति चल रही है एलडीएफ की, यूडीएफ की जो नीति है, सत्तारूढ़ सरकार की जो नीति है, वो नीति कई खामियों से भरी हुई है और इस तरीके से शराबबंदी को इस प्रदेश में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो शराब की खपत है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा कई साल से है। इसके अलावा उनका कहना है कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, वो अपने सेल्फ एब्स्टिनेंस होना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर ये विचार थोपा जाना चाहिए। उसके उलट जब ये सवाल उठा, चर्च जो है यहाँ पे केसीबीसी, केरला कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस, जो सबसे बड़ा यहाँ पे संगठन है चर्चेज का, जिसमें कि मालाबार, लैटिन और ये 3 बड़े संगठन उसमें शामिल होते हैं, उनका कहना है कि किस तरीके से एलडीएफ अपना रुख लेगा वो साफ करे, ताकि सब लोग अपने विचार ठीक तरीके से वोट के माध्यम से अपने प्रस्तुत कर पाएं। और इसको लेकर के अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। एलडीएफ अपने घोषणा पत्र में क्या लेके आता है, इसके ठीक दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी जो सत्तारूढ़ पार्टी की नीति है उसके खिलाफ खड़ी हो रही है और उनका कहना है कि ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है और शराबबंदी अगर करना चाहती है सत्तारूढ़ पार्टी तो उसके लिए उनको दूसरे तरीके अपनाने के। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामाजिक तौर पर भी है, खासतौर पर महिलाएं जो है वो शराबबंदी के पक्ष में है और जो वर्तमान सरकार ने शराबबंदी लागू की है उसमें काम शुरू हो गया है। पहले जो 2015 में करीब 300 बार्स जो है जिनके स्तर थोड़ा सा कमजोर था या निम्न स्तर के थे उनको बंद कर दिया गया था। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में गया था। जब केरला हाई कोर्ट एर्नाकुलम में इसकी सुनवाई हुई थी तो इस पॉलिसी को अपहेल्ड कर दिया गया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी शराबबंदी के फैसले का समर्थन किया था। जी फिलहाल रविंद्र, आपने इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी यूडीएफ को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। आयोग ने राज्य सरकार की मुफ्त चावल योजना से प्रतिबंध हटा लिया है। आयोग ने अप्रैल की शुरुआत से इस योजना पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने पिछले महीने चुनाव आयोग से कहा था कि योजना का ऐलान चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले हो चुका था, लिहाजा राज्य सरकार को योजना बहाल करने दी जाए। आयोग ने सरकार की दलील जरूर मानी पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। आयोग के मुताबिक योजना में किसी नए हितग्राही का नाम नहीं जोड़ा जाएगा, साथ ही किसी मंत्री या विधायक के मुफ्त चावल बांटने से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने चुनाव आयोग के कदम के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात भी कही थी, लेकिन उससे पहले ही आयोग ने सरकार को राहत दे दी। और अब बात तमिलनाडु की। पुदुचेरी और तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम गुरुवार को चेन्नई पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी के नेतृत्व में इस टीम ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग के सामने कुछ गुजारिशें रखी, जिसमें उपयुक्त कागज दिखाने पर जब्त हुआ पैसा चंद घंटों में वापस लेने, निजी कंपनियों में मतदान वाले दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने जैसी मांगें शामिल थीं।
इसके साथ ही चुनाव आयोग की टीम राज्य में चुनाव तैयारियों का भी जायजा ले रही है। इससे पहले इस टीम ने 2 दिन पुदुचेरी में तैयारियों का जायजा लिया था। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के बाद अब कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, ये भी तय कर लिया गया है। गुरुवार देर शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष EVKS इलांगोवन ने बताया कि कांग्रेस जिन 41 सीटों पर लड़ेगी वो सूबे के 31 जिलों में मौजूद हैं। इससे पहले बीती 4 अप्रैल को दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी थी। हालांकि अब सीटें चुने जाने के बाद कांग्रेस का कहना है कि वो अगले 3 से 4 दिनों में 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। वहीं दूसरी तरफ डीएमके ने गठबंधन में अपनी एक और सहयोगी पार्टी को सीटें देने का ऐलान कर दिया है। पुथिया तमिजगम पार्टी को डीएमके ने 4 सीटें दी हैं, जिसके साथ ही राज्य की 234 सीटों में डीएमके ने सहयोगी दलों को 58 सीटों का बंटवारा अब कर दिया है। इससे कांग्रेस को सबसे ज्यादा 41 सीटें दी गई हैं। इस तरह डीएमके के पास चुनाव लड़ने के लिए 176 सीटें रह गई हैं। पार्टी ने अपनी मनपसंद 4 सीटों की लिस्ट डीएमके कोषाध्यक्ष MK स्टालिन को दे दी है, जिस पर फिलहाल शुक्रवार को विचार होगा। 2011 के चुनाव में पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। और फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।